हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट मूवर्स में। जैसा कि विगत कई दिनों से हम लोग प्रयासरत हैं कि आप तक कुछ एजुकेशनल वीडियोस पहुंचाए जाएं, जिसमें हमने प्रयास किया है कि आपको साइंस से, आपको इंग्लिश से, आपको मैथ से, आपको जीएस से जोड़ा जाए। और इस लॉकडाउन के कारण, कोचिंग्स के बंद होने के कारण जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपकी पढ़ाई का लगातार नुकसान होता जा रहा है, तो उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सके, तो उस प्रयास में आपने हमारा अच्छा साथ दिया है और हम उस आपके सहयोग के लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये सहयोग हमारे साथ इसी तरीके से बना रहेगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा मोटिवेशन है और ये मोटिवेशन हमें कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो इंग्लिश के इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरचेंज ऑफ डिग्री को, और जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि उसको आपने पूरा देखा होगा, समझा होगा, समझने का प्रयास किया होगा और आपके मन के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप जब वीडियोस देखा करिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किया करिए। इससे हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे वीडियोस आप तक अच्छे ढंग से पहुंच रहे हैं और आप पढ़ने की प्रोसेस को बेहतर ढंग से लागू कर पा रहे हो और अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हो और नोट्स भी तैयार कर रहे हो। तो आप कमेंट जरूर किया करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी कमेंट आप कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि अपने आगामी वीडियोस में हम उनको दूर करें और आपके सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें, ताकि आप तक जो भी डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरचेंज ऑफ डिग्री का पार्ट फर्स्ट देखा था, कंपैरेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सुपरलेटिव के सेंटेंसेस को। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया हो, उसको हम कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और यकीन दिलाता हूं आपको कि एक सेंटेंस को कन्वर्ट करने के कई तरीके आपको मैं सिखाऊंगा, मीनिंग के आधार पे, उनके सेंस के आधार पे। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, ठीक है। चाहे वो पहला पार्ट का वीडियो हो, उसको भी आपने अगर नहीं देखा है तो पूरा देखिएगा। इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा। इससे आपके डिग्री के इंटरचेंज में कहीं कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट फिर भी बचता है, आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। अगर आप बार बार वीडियो को देखते हैं तो आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या बची रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इंफॉर्म करिए। उम्मीद करेंगे कि आपके उस प्रॉब्लम को हम आगामी कक्षाओं में, आने वाली वीडियोस में उनको सॉल्व कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं आज क्या है हमारे पास सीखने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज का जो वीडियो है वो सुपरलेटिव डिग्रीज के चेंजेस पर है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्रीज के इंटरचेंज। और मैं इसमें आपको बहुत सारा रूल रेगुलेशन की बात नहीं करूंगा, ठीक है। जो भी चीजें इसके सेंस पर होती हैं वहीं पर बात करेंगे। हमारा हमेशा से प्रयास यही रहता है कि रूल्स को कम रटिए, ठीक है, तरीके पर ज्यादा जाइए। ऐसा क्यों होता है ये सीखिए, ये मत सीखिए कि क्या होता है, ठीक है। अगर आप केवल क्या का आंसर पा जाएंगे तो आप उसके पीछे की स्टोरी तक नहीं पहुंच पाएंगे और जहां से बातें मैंने बैठने वाली हैं वो चीज आप जान ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके रटने वाली प्रोसेस जो है वो ज्यादा हावी रहेगी आप पर और हमेशा आपको एग्जाम्स वगैरह में समस्याएं होती रहेंगी। तो आइए देखते हैं कि इसके सेंसेस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे अपन क्यों इसका इंटरचेंज इस तरीके से करते हैं। एक सेंटेंस लिख के पहले समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। दोनों सेंटेंस आपसे कहते क्या है, इनके अगर आप सारे सेंस तक पहुंच गए, सारे इनके भावों तक पहुंच गए तो आप सारे इंटरचेंज ऑलरेडी कर जाओगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस कहता है कि इंडिया इज द बिगेस्ट, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है हमारा वो सबसे बड़ा महाद्वीप है।
ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका मतलब क्या क्या निकाल सकते हो, ये तो सीधा सा ट्रांसलेशन हो गया, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब अगर आप इसका सेंस निकालना चाहो तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में 6 महाद्वीप जो है वो एशिया से छोटे, ठीक है, मतलब क्या निकला कि दूसरे महाद्वीप एशिया से छोटे हैं, ठीक है, दूसरे महाद्वीप जो हैं वो एशिया से क्या है, छोटे हैं। इसका एक सेंस ये भी निकला कि एशिया जो है वो दूसरे महाद्वीपों से बड़ा है, ठीक है, एशिया जो है वो दूसरे महाद्वीपों से बड़ा है। इसका एक सेंस ये भी निकला कि दूसरे महाद्वीप उतने बड़े नहीं है जितना कि एशिया है, ठीक है, दूसरे महाद्वीप उतने बड़े नहीं है जितना कि एशिया है। इसका एक सेंस ये भी निकला कि दूसरे महाद्वीप एशिया से बड़े नहीं हैं, ठीक है, दूसरे महाद्वीप एशिया से बड़े नहीं है। जितने सेंस निकल रहे हैं हम उतने सेंटेंस बना देते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला सेंस मैंने बताया कि इसका एक बात यह भी निकलती है कि एशिया अन्य महाद्वीपों से ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, एशिया इज बिगर देन अदर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, एशिया बड़ा है अदर कॉन्टिनेंट मतलब अन्य महाद्वीपों से ज्यादा, ठीक है, बिगर लगा रहे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। तो देखिए बिना रूल रेगुलेशन के, बिना किसी नियम कायदे के हमने सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया बिना किसी रूल के, ठीक है। आप दूसरे सेंटेंस को देखिए, द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं। जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि किसी एक नाउन या प्रोनाउन को उसके पूरे ग्रुप में जब हम सुपर बताएं किसी एक मामले में, तो हमारी डिग्री जो होती है वो सुपरलेटिव होती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे द लॉन्गेस्ट का यूज कर रहे हैं, मतलब क्या निकला कि नील को एक तरफ ले लो, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं, नील को एक तरफ ले लो और बाकी सभी को छोड़ दो, ठीक है, नील को एक तरफ ले लो और बाकी सभी को एक तरफ ले लो और नील का उन सभी से कंपैरिजन करो तो आपको पता चलेगा कि उन सभी से नील जो है वो ज्यादा लंबी है, उन सभी से नील जो है वो ज्यादा लंबी है। तो नील ज्यादा लंबी है तो अपन लिख देते हैं क्या, द नील इज लॉन्गर, ठीक है। अब क्या है, किससे ज्यादा लंबी है, अब तो हमने लॉन्गेस्ट का यूज नहीं किया, किसका यूज कर लिया, लॉन्गर का, तो कहीं ना कहीं जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किससे ज्यादा लंबी है तो अपन को लिखना पड़ेगा लॉन्गर देन अदर रिवर्स, ठीक है, देन अदर रिवर्स। तो उम्मीद है कि ये दोनों सेंटेंसेस आपके समझ में आ गए होंगे। जब भी हम किसी सेंटेंस में बात करते हैं किसी सुपरलेटिव डिग्री की तो उसका पहला जो सेंस आता है, पहला जो सेंस आता है वो ध्यान रखिएगा, वो ये आता है कि उस सेंटेंस में किसी नाउन को उसके पूरे ग्रुप के अन्य मेंबर के साथ कंपेयर कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में 50 लड़के हैं, ठीक है, 50 लड़कों में से एक रवि नाम का लड़का है जो लंबाई के मामले में सबसे लंबा है, तो हमने क्या बोलना पड़ेगा, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बाकी के जो 49 लड़के हैं वो रवि से कम लंबे हैं, ठीक है, बाकी के जो 49 लड़के हैं वो रवि से क्या है, कम लंबे हैं, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय। इसको चाहे ऐसा लिखो, चाहे अगर अपन ऐसा लिख दे कि रवि इज टॉलर देन अदर बॉयज, ठीक है, रवि इज टॉलर देन अदर बॉयज, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि रवि जो है वो अन्य लड़कों से ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है पहला आपका सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करने का बिना किसी रूल के, ठीक है। अब देखो केवल एक ही तरीका नहीं है इसको करने का, और भी तरीके हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं और फिर करने का प्रयास करते हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से, अगर जैसे मैंने अभी जो सेंटेंस बोला था उसी को ले लेते हैं, या द नील वाले ही सेंटेंस को ले लेते हैं, ठीक है, इसी को पूरा करने का प्रयास करते हैं सारे चेंजेस के साथ। ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया एक सेंटेंस को एक ही तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सेंटेंस के कई कॉन्टेक्स्ट होते हैं और उनकी कई मीनिंग निकल के आती है, ठीक है। तो हम उसको कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस, ठीक है। पहला जब मैंने चेंज किया तो देखो ध्यान से समझिएगा, किसमें ले जा रहे हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। तो मैंने आपको बताया क्या लिख सकते हो, द नील इज
लॉन्गर देन अदर रिवर्स। ठीक है, कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, ठीक है, और भी कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आप यहां पे चाहो अदर की जगह पे, अदर रिवर की जगह पे क्या लिख सकते हो, एनी अदर रिवर। ठीक है, एनी अदर रिवर। ठीक है, अब अगर कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो कि क्या हम यहां पे एक सेंटेंस ये लिख सकते हैं कि द नील इज लॉन्गर देन ऑल रिवर्स। ठीक है, या एनी रिवर, क्या ये सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं? तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए नो। वजह बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया ना, करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये जानने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपने मन में चीजों को बिल्कुल परमानेंटली बैठाना है तो आपको उसके पीछे का पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वीडियोस अगर हमारे लंबे होते हैं थोड़ा सा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे वीडियो में कहीं ना कुछ इंफॉर्मेटिव बातें आती रहेंगी। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए अगर आप सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो। द नील इज लॉन्गर देन ऑल रिवर्स, अगर हम ये लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, नील भी जो है, मान लीजिए ये एक ग्रुप है नदियों का। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ऐसा करके ये सारी की सारी क्या है, नदियां हैं। तो अब इसमें ध्यान से समझिए, ए भी एक नदी है, बी भी एक नदी है, सी भी नदी है, डी भी है, ई भी है और एफ भी है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। तो मतलब क्या है, नील का कंपेयर कर रहे हैं। और आपको मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी एक चीज की किसी अन्य चीजों से क्या करें, कंपेयर करें। ठीक है, सीधा सा जब कंपेरिजन करें तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं द नील इज लॉन्गर देन ऑल रिवर्स, तो इसका मतलब क्या है? नील इज नॉट अ रिवर। यहां पे हम क्या बताएंगे कि नील क्या है, नदी नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि जब हम ऑल रिवर, सभी नदियों से नील जो है वो ज्यादा लंबी है, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि जो नील है वो नदी नहीं है, जो कि सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। एक मीनिंग और ध्यान रखिएगा आप, एनी का एक मतलब जो होता है वो ऑल भी होता है। ठीक है, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, एनी का एक मतलब जो है वो ऑल भी होता है। तो आप यहां पे एनी रिवर भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एनी रिवर भी कर दोगे तो इसका मतलब नील को आप रिवर से बाहर कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है। तो जब हम किसी एक नाउन का उसके ग्रुप के अन्य मेंबर से, ठीक है, उसके ग्रुप के अन्य मेंबर से कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो ना तो हम ऑल का यूज कर सकते हैं, ना तो हम एनी का यूज कर सकते हैं। अगर हमें यूज करना है तो या तो अदर प्लस प्लूरल नाउन का यूज करना पड़ेगा, या फिर एनी अदर प्लस सिमिलर नाउन का यूज करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास पहला जो तरीका है वो क्या है? द नील इज लॉन्गर देन अदर रिवर्स। ठीक है, अदर रिवर्स का मतलब यहां पे क्या हो गया? नील को छोड़कर अन्य नदियां। ठीक है, तो नील एक तरफ आ गई, अन्य नदियों का ग्रुप एक तरफ आ गया, और दोनों के बीच में हमने क्या किया? कंपैरिजन कर दिया। तो ये हमारी बात क्या हो गई? सही हो गई। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं और चेंजेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पहला चेंज हो गया कंपैरेटिव में। अब आपको मालूम होगा कि मैंने बताया था, अगर मैं बोलता हूं पंकज इज फास्टर देन आशीष, तो इसका मतलब यह भी है कि आशीष इज नॉट फास्टर देन पंकज। ठीक है, आशीष इज नॉट फास्टर देन पंकज। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि द नील इज लॉन्गर देन अदर रिवर, तो इसका मतलब यह भी है कि अदर रिवर्स आर नॉट लॉन्गर देन द नील। ठीक है, इसका एक मतलब क्या है? अदर रिवर्स आर नॉट लॉन्गर देन द नील। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से सेंटेंस को। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला वीडियो को पूरा देखिएगा, डाउट्स क्लियर होंगे। अदर रिवर्स, क्योंकि अब रिवर्स लिख रहे हैं तो इस तो लगा नहीं पाएंगे, क्या लिखना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। तो अदर रिवर्स आर नॉट लॉन्गर देन द नील। ठीक है, एक सेंस हमारा ये भी हो गया, एक कंपैरेटिव डिग्री का चेंज ये भी है। अब अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपके पास एक वर्ड और होता है नो अदर का। ठीक है, एक और वर्ड होता है क्या? नो अदर का। जहां पे आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हो अदर के साथ, तो आप उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास होता है किसका? नो अदर का। अगर आप नो अदर लगा देते हो तो आपको नॉट की आवश्यकता नहीं है। तो अदर की जगह पे अगर हम लिख दें क्या? नो अदर, और उसके बाद सिंगुलर वर्ड लिख दें तो क्या लिख देंगे? नो अदर रिवर इज लॉन्गर देन द नील।
ठीक है। तो एक सेंटेंस को देखो, एक सेंटेंस को जब हम कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो इतने सारे तरीके हमारे पास पॉसिबल हैं। सुपरलेटिव डिग्री के एक सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज करने पर हमारे पास इतने सारे तरीके पॉसिबल हैं। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सीधा सीधा सा चेंज करिए। क्या करना पड़ेगा आपको, सुपरलेटिव डिग्री की जगह पे क्या लगा दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और आपको मालूम है कि सुपरलेटिव डिग्री की जगह पे जब हम कंपैरेटिव लगाएंगे तो कंपैरेटिव के बाद देन लिखना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, तो देन लिखेंगे। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे किसका, नील का कंपैरिजन करेंगे अन्य नदियों से। नील की जो तुलना है वो की जाएगी किससे, अन्य नदियों से। और जब नील का कंपैरिजन किया जाएगा अदर रिवर से तो देन के बाद अपन क्या लिख देंगे, अदर रिवर्स, ठीक है। और सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव डिग्री में ही चेंज रखना चाहते हो तो लास्ट वाले को शुरू में लाओ, शुरू वाले को लास्ट में ले जाओ, सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव कर दो, आपका चेंज खत्म। तो अगर अदर रिवर्स को आप शुरू में ला दो, इज लगा नहीं पाएंगे, अदर रिवर्स के अकॉर्डिंग तो आर लगा दो, सेंटेंस अफर्मेटिव था तो नेगेटिव बना देंगे, नॉट लॉन्गर देन द नील, ठीक है। एक चेंज हो गया। अब चूंकि अदर के साथ नॉट का यूज हो रहा है तो इसका एक बेहतर तरीका यह भी होता है कि आप नो अदर का यूज कर लो, ठीक है। इसका एक बेहतर तरीका यह भी होता है कि किसका यूज कर लो, नो अदर का यूज कर लो। तो अपन किसका यूज कर लेंगे, नो अदर रिवर इज लॉन्गर देन द नील। तो कंपैरेटिव में चेंज करने के ये 3 तरीके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके पॉजिटिव डिग्री की तरफ चलना है, ठीक है। इसी सेंटेंस का पॉजिटिव कैसे बना पाएंगे, ठीक है। कंपैरेटिव के तीनों चेंज उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके पॉजिटिव डिग्री की ओर, ठीक है। तो जब पॉजिटिव डिग्री की ओर चलेंगे तो देखिए ध्यान से, द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अभी तक हम कंपेयर कर रहे थे, नील जो है वो दूसरी नदियों से ज्यादा लंबी है, दूसरी नदियां नील से ज्यादा लंबी नहीं है, इस तरीके से करके, ठीक है। अब अपन को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव के लिए हमने बताया था आपको सो डॉट डॉट एस का या एस डॉट डॉट एस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज बताई है। मतलब क्या निकलेगा, आपका जो कंपैरिजन होगा वो ऐसा होगा। देखो नील जो है वो सबसे लंबी नदी है, तो इसका जब हम कंपैरिजन करेंगे अन्य नदियों से तो एक तरीका हमारे पास ये भी है कि हम लिख सकते हैं दूसरी नदियां, नील को छोड़कर दूसरी नदियां उतनी लंबी नहीं है जितनी की नील, ठीक है। अब देखो मीनिंग क्या आ गई, उतनी लंबी जितनी की। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सो लॉन्ग एज, ठीक है, या एज लॉन्ग एज, सीधा सा लिख देते हैं। सुपरलेटिव इंटू पॉजिटिव, सुपरलेटिव इंटू पॉजिटिव करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, नो अदर रिवर, ठीक है, कोई दूसरी नदी इज सो लॉन्ग एज द नील। बात खत्म आपकी, ठीक है। नो अदर रिवर इज सो लॉन्ग एज द नील, ठीक है। अब आप इसके भी कई सारे तरीके हैं। आप चाहो तो नो का यूज यहां पे ना करके यहां पे कर लो, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा अदर रिवर्स आर नॉट सो लॉन्ग एज द नील, ठीक है। तो देखिए जब आप किसी चीज की मीनिंग को बिल्कुल क्लियर रखोगे, किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट को आप बिल्कुल क्लियर रखोगे तो आपको उसका यूज करने का जो तरीका है वो आपके पास मल्टीपल वे में आ जाएगा, ठीक है। जब मल्टीपल वे में आ जाएगा तो वही चीज होती है इंटरचेंज। अगर हम किसी एक वर्ड को कई तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर किसी एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरचेंज, ठीक है। उम्मीद है ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं और बेहतर आपके पास क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस अगर अपन लेते हैं, एक सेंटेंस अगर अपन लेते हैं कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, एक हमारा सेंटेंस ये है। अगर एक सेंटेंस बताइएगा, अगर मैं लिखता हूं, पहले एक क्लियरिटी ला लेते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। अगर मैं एक सेंटेंस से लिख देता हूं तो आपका आंसर होना चाहिए ये सही है गलत है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर हम किसी एक नाउन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हों तो उसका कंपैरिजन अन्य चीजों से होता है, उसी से नहीं होता, ठीक है। मतलब आयरन का कंपैरिजन आयरन से नहीं कर सकते। तो जब हम एनी मेटल लिखते हैं तो एनी मेटल में तो आयरन भी शामिल हो जाएगी,
एनी मेटल मतलब सारी धातु है, कोई भी धातु, ठीक है, कोई भी धातु में क्या है, आयरन भी शामिल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हम आयरन का कंपैरिजन आयरन से ही कर रहे हैं, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए सेंटेंस क्या है, गलत है। सही कैसे करें, एनी के साथ क्या लिख दो, अदर लिख दो, एनी अदर मेटल। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करने के लिए एक नाउन का कंपैरिजन दूसरे से होना चाहिए, ठीक है, उसी से नहीं हो सकता। तो जब हम एनी मेटल लिखते हैं तो उसमें आयरन भी शामिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम आयरन का कंपैरिजन आयरन से ही कर रहे हैं, तो फिर गलत बात हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कि लिखे कैसे, ठीक है। तो पहला कंपैरेटिव में ले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, आयरन जो है वो सबसे उपयोगी धातु है, इसका मतलब आयरन दूसरी धातुओं से ज्यादा उपयोगी है। सीधा सा लिख दो, आयरन इज मोर यूजफुल, यूजफुल का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर यूजफुल देन अदर मेटल्स, ठीक है। या अदर मेटल्स की जगह पे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, एनी अदर मेटल, ठीक है। दोनों आपके पास ऑप्शन है, एनी अदर मेटल, ठीक है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए, इसी को लिखने का एक तरीका और भी है, मैंने पहले भी बताया आपको, कंपैरेटिव से कंपैरेटिव लाना चाहते हैं तो लास्ट वाले वर्ड को शुरू में लेके आओ, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, और सेंटेंस को अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दो। तो वही काम कर दो आप यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, अदर मेटल्स, ठीक है। अब निगेटिव बनाने का इसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो क्या करो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, या तो फिर अदर के शुरू में ही नो लिख दो, तब भी बात सही है। तो हम क्या लिख देते हैं, नो अदर, नो अदर मेटल इज more useful than iron, ठीक है। तो यहां पे देखिए, no other metal is more useful than iron, मीनिंग को चेक कर लीजिए क्या सही जा रही है। अगर हमने बोला आयरन जो है वो सबसे उपयोगी धातु है, तो इसका मतलब क्या है, आयरन दूसरी धातुओं से ज्यादा उपयोगी है, सेंटेंस भी यही कह रहा था, ठीक है। या दूसरी धातुएं आयरन से ज्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है, दूसरी धातुएं आयरन से ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट, अब अगर अपन ये कंपैरेटिव हो गया, पॉजिटिव की तरफ लेके चलते हैं, तो सीधा सा लिख दो, नो अदर मेटल इज। अब मैंने कंपैरेटिव डिग्री के जब इंटरचेंजेस बताए थे तो वहां पे आप लोगों को बताया था कि जब आप यूज करते हो किसका, कंपैरेटिव का, और कंपैरेटिव की जगह पॉजिटिव लाते हो तो कुछ नहीं करना है, बस उसी की जगह पे क्या लगा देना है, सो डॉट डॉट एस, ठीक है। तो यहां पे लिख दो, सो यूजफुल एज आयरन, ठीक है। मीनिंग आप चेक कर लीजिए, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, कोई दूसरी धातु उतनी उपयोगी नहीं है जितनी की आयरन। तो आपका सेंटेंस यहां पे भी क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ और इजी एग्जांपल्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स की तरफ भी, जिनमें आपको ऑफन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाऊंगा मैं इजी वे में, उसकी मीनिंग के आधार पर, उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, इसलिए मैंने इसका भी कोई रूल नहीं बताया कि आप इस वर्ड को आगे लाओ, उस वर्ड को पीछे ले जाओ, कुछ नहीं करना है आपको। सेंटेंस को समझो, सेंटेंस आपसे क्या कहता है और इसकी जितनी पॉसिबल मीनिंग है उतनी निकाल लो, आपका इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि एक सेंटेंस मान लीजिए मैंने लिख दिया कि चलिए ऐसा लिख देता हूं, रसिया इज द बिगेस्ट कंट्री, ठीक है। अब इस सेंटेंस को भी आप ध्यान से समझिए और इस सेंटेंस को भी यूज करने का प्रयास करिए कि रसिया इज द बिगेस्ट कंट्री, रसिया जो है वो सबसे, देखिए मैं अभी मतलब ऑथेंटिक वाले एग्जांपल्स क्यों ले रहा हूं जो बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे आपको करने में थोड़ा सा आसानी होगी, उसकी मीनिंग भी आप अलग तरीके से निकाल पाओगे और कई मल्टीपल मीनिंग आपको समझ में आ जाएंगी। तो रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री, ठीक है, रशिया जो है सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जितने भी देश है उनमें से रशिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो अन्य देश बचते हैं वो रशिया से ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है कि रशिया को अगर हम छोड़ दें तो क्या बचेगा, अन्य देश, देश नहीं बचेंगे, सारे देश नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर सारे देश ले लोगे तो रशिया भी शामिल हो जाएगा, तो अन्य देश। तो सीधी सी मीनिंग है कि रशिया अन्य देशों से ज्यादा बड़ा है। तो लिख लेते हैं, रशिया इज बिगर देन अन्य देश, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, अदर कंट्रीज, ठीक है। एक तो मीनिंग ये आ गई और मैंने बताया आपको चाहो तो क्या कर सकते हो, अदर कंट्रीज की जगह पे एनी अदर कंट्री लिख दो।
एक तो मीनिंग ये आ गई। दूसरी मीनिंग ये भी है कि कोई दूसरा देश रसिया से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक मीनिंग इसकी ये भी आती है, तो ये भी लिख सकते हैं। अब जल्दी कर रहा हूं मैं क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट को मैं समझा दिया हूं। नो अदर कंट्री इज बिगर देन रशिया, ठीक है। नो अदर कंट्री इज बिगर देन रशिया, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस हो गए किसके, कंपैरेटिव के। ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो सुपरलेटिव से किसके हो गए, कंपैरेटिव के, ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान से समझिएगा कि इसके अलावा और भी आप क्या कर सकते हो, अगर पॉजिटिव में लाना चाहो तो ये सेंटेंस को ले लो और यहाँ पे बिगर देन की जगह, बहुत सिंपल सा तरीका है, बिगर देन की जगह पे सो बिग एज लिख दो, बस हो गया, काम खत्म। तो आप क्या लिख सकते हो, नो अदर कंट्री इज सो बिग एज रशिया, ठीक है। मतलब क्या निकला कि कोई दूसरी कंट्री उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि रशिया। तो इजी तरीके से हमने इसके इंटरचेंज को देख लिया। अब मैं आपके सामने 2-4 सेंटेंस लिख देता हूं, आप भी इसी चीज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और करने का प्रयास कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं आपके सामने 2-4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं जिसको आप करिएगा और देखिएगा कि अब आपसे ये चीजें बनने लगी या नहीं बनने लगी। और करना वही चीज है, 2 कंपैरेटिव 1 पॉजिटिव, ठीक है। सभी सेंटेंसेस के 2 कंपैरेटिव और 1 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने अगर लिखा कि मुंबई इज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। अब ये लास्ट में जो आपका फ्रेज आ गया ना, इन इंडिया, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इस चीज को लेके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपने यहाँ पे इन इंडिया लिखा है तो उससे कंफ्यूज हो जाइए कि इसको लगाएंगे कहां पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सिटी इन इंडिया है वो साथ में है, ठीक है। तो जब भी आप लिखिएगा अदर सिटी, ठीक है, अदर सिटीज या नो अदर सिटी, तो इन इंडिया को उसके साथ ही रहने दीजिएगा, आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक सेंटेंस अगर हमने लिखा कि श्वेता इज द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है। इसको भी आप इंटरचेंज कर लीजिएगा। एक आध सेंटेंसेस और दे देता हूं आपको। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा कि एक सेंटेंस जैसे आपने लिखा कि डायमंड, या ऐसा लिख देता हूं इजी सा एक, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। रियल एग्जाम्पल्स जो हैं उनको मैं प्रेफर कर रहा हूं लिखना, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। एक सेंटेंस आपने ये लिख लिया। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस के भी आप इंटरचेंज करके देखिएगा, करना आपको वही काम है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इन सेंटेंसेस को कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अपन कुछ अच्छे सेंटेंसेस की तरफ जो थोड़े सा डिफिकल्ट पड़ते हैं करना, और उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि उनकी मीनिंग क्या होती है। एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, अब कुछ अच्छी बातें आएंगी, ठीक है, और थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें आएंगी, क्योंकि हमारे पढ़ाने का पहले से ही जो मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि हम आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाएं, पहले बेसिक जानकारियां भी दे दें फिर एडवांस की तरफ चले, तो उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं कि अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, ध्यान से समझिएगा। अब इस सेंटेंस की मीनिंग और इसके पीछे के जो पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, उसको समझने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है। एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं, मीनिंग समझ लीजिएगा, कर लोगे आप आराम से। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में आप ध्यान से समझिए क्या डिफरेंस है, ठीक है। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं कि अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, इसका मतलब क्या है कि अकबर से ज्यादा महान राजा कोई नहीं था, ठीक है। सबसे महान कौन हुआ, अकबर ही हुआ। अगर मैं लिखता हूं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स लिखना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, तो इसका मतलब कुछ महान राजा हुए, ठीक है। आज तक के सल्तनत में, आज तक के साम्राज्य में कुछ महान राजा हुए, और उनमें महान राजाओं में से अकबर भी एक था, ठीक है। जैसे आप समझिए,
अच्छे कवियों की, महान कवियों की अगर आप बात करो तो जैसे कालिदास हैं, तुलसीदास हैं, ठीक है, सूरदास हैं, तो ये सारे के सारे जो कवि है वो महान हुए। ठीक है, अब आप इनमें किसी एक को सबसे महान कहना चाहो तो आप ग्रेटेस्ट का यूज कर लो, लेकिन सभी महान हैं। और उनमें से अगर हम कहते हैं कि कालिदास भी एक है, ठीक है, कालिदास भी क्या है, एक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। ठीक है, मतलब जो महान पोएट्स हुए हैं, जो महान कवि हुए हैं, उनमें कालिदास भी क्या है, एक है। ठीक है, ये मीनिंग आती है, तो ये डिफरेंस है। अगर ये सेंटेंस होता कोई डाउट नहीं था, हम सीधा लिख सकते थे क्या कि नो अदर किंग, ठीक है, नो अदर किंग वाज सो ग्रेट एज अकबर। ठीक है, या हम लिख सकते हैं नो अदर किंग वॉज ग्रेटर देन अकबर। ठीक है, तो अपन ये चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सबसे महान नहीं कहा गया, बल्कि महानतम में से एक। ठीक है, महानतम में से एक। तो इसका मतलब क्या है, अगर समझिए ध्यान से, अगर समझिए ध्यान से कि अगर हम 100 महान राजाओं की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, सेंटेंस आप अपने आप कर जाओगे, क्योंकि मैं रूल नहीं बताऊंगा, मैं सीधा मीनिंग के आधार पर सेंटेंस को इंटरचेंज करूंगा। अगर हमारे पास 100 राजा हैं कुल, ठीक है, इन 100 राजा में से 5 महान हैं, 5 राजा क्या हैं, ग्रेट हैं। ठीक है, 5 राजा क्या हैं, ग्रेट हैं। अब इन 5 राजाओं में से एक का नाम अकबर भी है, एक का नाम अकबर भी है। ठीक है, तो इन 5 राजाओं में से कौन ग्रेटेस्ट है वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते इस सेंटेंस में, लेकिन ये बात तो डन है कि अकबर जो इन 95, ठीक है, अकबर जो है वो 95 राजाओं से क्या है, ज्यादा महान। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं आ रही है? अगर हमारे पास 100 राजा हैं, 100 में से 5 महान की कैटेगरी में हमने रख दिए, ठीक है, तो अब इन 5 में से एक का नाम अकबर भी है, तो अकबर को हम सबसे महान तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि बाकी जो 95 हैं, 5 को तो आप छोड़ दो, ठीक है, बाकी जो आपके पास 95 हैं उनसे जो है वो अकबर क्या है, ज्यादा महान है। अब अगर बाकी 95 को आप कंसेप्ट में लेके आओ तो ये अधिकांश हिस्सा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अधिकांश हिस्सा हो गया, और ये कम हिस्सा हो गया। मतलब इसके लिए, क्योंकि महान राजाओं की जो संख्या है वो क्या है, कम है, तो इसके लिए फ्यू, और ये अधिकांश है तो इसके लिए क्या हो गया, मोस्ट। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया होगा तो ये चीज आप कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, अकबर अगर महानतम राजाओं में से एक था तो इसका मतलब क्या है, अकबर अधिकांश राजाओं से महान था। ठीक है, अकबर अधिकांश राजाओं से महान था। या आप ये कह लो कि केवल 100 में से 5 ही राजा जो थे वो अकबर वाले कैटेगरी में थे। ठीक है, मतलब क्या निकला कि बहुत कम राजा अकबर से ज्यादा महान थे, या बहुत कम राजा उतने महान थे जितना कि अकबर। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो सेंटेंस को इंटरचेंज करते हैं और देखते हैं कि हम क्या पाते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हमने लिखा अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, तो इसको लिख सकते हैं कि अकबर वॉज ग्रेटर देन मोस्ट किंग्स। ठीक है, मोस्ट किंग्स, इसका मतलब क्या है, अकबर जो था वो अधिकांश राजाओं से ज्यादा महान था। ठीक है, अदर वर्ड आप भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अदर किंग्स भी लिख दो या मोस्ट किंग्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, इसका मतलब क्या है कि अकबर जो है वो अधिकांश राजाओं से ज्यादा महान था। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेरी फ्यू किंग्स वर so great as अकबर। ठीक है, वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अकबर। ठीक है, मतलब बहुत कम, लगभग ना के बराबर राजा जो थे वो उतने महान थे जितना कि अकबर था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो इस तरीके से चेंज होता है जब भी हम किसका यूज करते हैं, वन ऑफ द का। एक और सेंटेंस लेके आपको बताता हूं कि आप वन ऑफ द के साथ कैसे काम कर पाओगे। देखिएगा, मीनिंग उसकी भी समझने का प्रयास करिएगा, काम आप सही कर जाओगे। देखिए ध्यान से, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि India is one of the
मोस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री कर देते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान से समझिए, हमारे पास लगभग मोर देन 200 कंट्रीज हैं। ठीक है, और इन मोर देन 200 कंट्रीज में मान लीजिए हम 10 कंट्रीज को ले लेते हैं जो बड़ी हैं। ठीक है, 10 कंट्रीज को ले लेते हैं जो क्या है, बड़ी हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, ठीक है, अमेरिका है, इंडिया है। तो इस तरीके से हमने 10 कंट्रीज को ले लिया जो क्या है, बड़ी हैं। मतलब अगर हम सबसे बड़े होने के कॉन्सेप्ट में जाएं तो कुछ कंट्रीज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या किया, 200 कंट्रीज में से कितने को चुन लिया, 100 को। तो मतलब इधर कितनी आ गई, 190। ठीक है, तो 190 जो है वो मोस्ट होंगी, अधिकांश कंट्रीज होंगी, और जो 10 होंगी वो फ्यू होंगी, मतलब बहुत कम होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, इन फ्यूज का कंपैरिजन हमें किससे करना है, मोस्ट से। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि इंडिया इज bigger than most countries। ठीक है, अधिकांश देशों से इंडिया क्या है, बड़ा है। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट का मतलब यही है कि सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, जो बड़े देश हैं उनमें से इंडिया भी क्या है, एक है। तो इंडिया इज बिगर देन मोस्ट कंट्रीज। इसका एक मतलब और भी है कि बहुत कम देश उतने बड़े हैं जितना कि इंडिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो बिग, या एज बिग कर देते हैं, सो भी कर सकते हो, एज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज बिग एज इंडिया। ठीक है, क्योंकि वेरी फ्यू का मतलब जो होता है वो लगभग ना के बराबर, तो नेगेटिव की मीनिंग लेके जाता है तो आप कर सकते हो। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज बिग एज इंडिया, मतलब बहुत कम देश ऐसे हैं जो इंडिया जितने बड़े हैं या उतना बड़ा है जितना कि इंडिया। तो इस तरीके से आप उन सेंटेंसेस को करते हो जिसमें आप वन ऑफ द का मीनिंग लेके आते हो। आप ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द का मतलब क्या है, नॉट द बिगेस्ट, नॉट द ग्रेटेस्ट, नॉट द हाईएस्ट। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमें ये मालूम है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लेकिन अगर अपन ले लें, मान लीजिए एक चोटी ले लेते हैं K2। ठीक है, तो K2 भी जो है वो ऊंची है लेकिन उतनी नहीं है जितना कि माउंट एवरेस्ट है। तो अगर हम इस दुनिया में अगर मान लीजिए हजारों चोटियां हैं, ठीक है, और इन हजारों चोटियों में से अगर हम K2 की बात करें, ठीक है, तो K2 को हम सबसे ऊंची वाली चोटियों के ग्रुप में रख सकते हैं। अगर हम 10 चोटियों का ग्रुप बनाएं जो दुनिया में काफी ऊंची हैं, तो वो जो सबसे ऊंची वाली चोटियों का हम 10 का ग्रुप बना रहे हैं वो 1000 के सामने तो लगभग ना के बराबर होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, K2 इज हायर देन मोस्ट पीक्स। ठीक है, या फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, वेरी फ्यू पीक्स आर सो हाई एज K2। ठीक है, मतलब बहुत कम चोटियां जो है वो उतनी ऊंची है जितना कि K2। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज सबसे ज्यादा ऊपर ना हो लेकिन सबसे ऊपर वालों का जो दो छोटा सा एक ग्रुप बनाया जाए उनमें से एक हो, तो हमें इस तरीके से उसका चेंज करना पड़ता है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और इनके इंटरचेंज को देखते हैं। करना क्या है आपको, ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस में आपने यूज कर रखा है किसका, पॉजिटिव डिग्री का। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव ले जाना है। ठीक है, या पॉजिटिव से मान लीजिए सुपरलेटिव ले जाना है। तो यहां पे हमें ले जाना है किसको, पॉजिटिव से पहले कंपैरेटिव को। ठीक है, और फिर ले जाना है किसमें, पॉजिटिव से सुपरलेटिव को। ठीक है, अभी हम सुपरलेटिव से किसमें आ रहे थे, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव से जाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। इसमें आपने कंपैरेटिव का यूज कर रखा है। ठीक है, तो इसको ले जाना है आपको पॉजिटिव में। ठीक है, इसमें आपने कंपैरेटिव का यूज कर रखा है तो इसको ले जाना है आपको किसमें, पॉजिटिव में। और इसमें भी आपने कंपैरेटिव का यूज कर रखा है तो इसको भी ले जाना है किसमें, पॉजिटिव में। तो आइए देखते हैं क्या कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को तो मैंने अभी अभी कराया। वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो रिच एज अमेरिका, बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जो उतनी अमीर है जितनी कि अमेरिका। इसका मतलब क्या है, अमेरिका मतलब जो सबसे अमीर देश हैं उनमें से एक है। ठीक है, या अमेरिका जो है वो अधिकांश देशों से ज्यादा अमीर है। तो अगर मैं कंपैरेटिव लिखूं तो क्या लिखूंगा, अमेरिका is richer than most countries। ठीक है, अमेरिका इज रिचर देन मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, एक बात आपके मन में अगर ये आ रही होगी कि मोस्ट के बाद मैं अदर नहीं लगा रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा मोस्ट का मतलब होता है मतलब मैक्सिमम बट नॉट एट ऑल। ठीक है,
अधिकांश लेकिन पूरा नहीं, मतलब उसमें कंट्रीज अभी शामिल है, ठीक है, उसमें अभी कुछ कंट्रीज छूटेंगी, ठीक है, और वो क्या है, अमेरिका है, इसलिए हमें अदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया जब ऑल आप लिख दोगे, एनी लिख दोगे, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, वहां पे आपको अदर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सेंटेंस गलत है, लेकिन जब हम मोस्ट लिख रहे हैं तो वो उसमें कुछ चीजें छूटेंगी। जैसे एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि मोस्ट पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन, अब आप ये बताइए सेंटेंस सही है गलत है? तो अगर मैं लिखता हूं मोस्ट पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन, अधिकांश लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। सभी पीपल, सभी लोग जो है वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसका मतलब यहां पे मोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। अधिकांश मतलब जैसे समझिए कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से किसी काम को 95 लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं मोस्ट का यूज कर लूंगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट का एक मतलब ये भी है कि नॉट एवरीवन, ठीक है, सभी नहीं, मतलब 100 में से 100 नहीं। तो अगर 100 में से 100 वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं, जाहिर सी बात है यहां पे अगर मोस्ट का यूज करूंगा तो गलत है। तो जब मैं पीपल की बात करता हूं तो पीपल में सारे लोग यहां पे शामिल होंगे जो कि ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसलिए मोस्ट का यूज क्या होगा, गलत होगा। तो मोस्ट कंट्रीज का मतलब है अधिकांश देश, लेकिन नॉट एवरी कंट्री, ठीक है, या नॉट ऑल कंट्रीज, सभी देश शामिल नहीं होंगे, इसलिए अमेरिका को हम अलग ले सकते हैं और अदर कंट्रीज को अलग ले सकते हैं। दूसरा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ कैसे लिखेंगे वो भी मैंने बताया कि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका इज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहां पे सीधा लिख देते हैं अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, गलत होगा, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, ठीक है, मतलब जो अमीर देश हैं उनमें से अमेरिका भी क्या है, एक है। अब आपको लग रहा होगा वहां पे क्या लिख दे, कंट्री लिख दे, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही अमीर देश होता तो फिर तो सीधा लिख देते ना कि अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, ठीक है। लेकिन कुछ अमीर देशों को हमने एक कैटेगरी में रखा है, एक सूची में रखा है, और उनमें से अमेरिका भी क्या है, एक है। तो इसका मतलब कुछ देश हैं इसमें, तो हमें कंट्रीज ही लिखना पड़ेगा, कंट्री नहीं लिख पाएंगे। उम्मीद है पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे की तरफ चलते हैं। टू प्रीच इज इजियर देन टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। प्रवचन देना, कहना, ठीक है, किसी चीज को वास्तव में करने से आसान होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज को प्रैक्टिस करना, ठीक है, किसी चीज को प्रैक्टिस करना उतना आसान नहीं है जितना कि उसको कहना, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू प्रैक्टिस इज नॉट सो इजी as to preach it, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, टू प्रीच इज इजियर देन टू प्रैक्टिस इट, मतलब प्रीच मतलब प्रवचन देना हो गया, यहां पे प्रैक्टिस का मतलब एक्चुअल में उस चीज को करके दिखाना, ठीक है। तो प्रवचन देना आसान है प्रैक्टिस करने से, ठीक है, मतलब उसको करके दिखाने से। तो इसका मतलब किसी चीज को करना जो है वो उतना आसान नहीं है जितना कि आप प्रवचन दे देते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, किससे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, अ नोबलर वुमेन देन मदर टेरेसा वाज नेवर बोर्न, मतलब मदर टेरेसा से ज्यादा आदर्श एक महिला अभी तक जन्म नहीं ली, ठीक है, कभी जन्म नहीं ली। तो इसका मतलब क्या है कि कोई महिला, ठीक है, उतनी महान जितनी की मदर टेरेसा, ठीक है, कोई महिला उतनी महान जितनी की मदर टेरेसा ने जन्म नहीं लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अ वुमेन सो नोबल एज मदर टेरेसा was never born, ठीक है, मतलब एक महिला उतनी आदर्शवादी या उतनी महान जितनी की मदर टेरेसा, ठीक है, जन्म नहीं ली, ठीक है। अब इसका एक मतलब ये भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A woman was never born so noble as Mother Teresa, ठीक है। तो ये मीनिंग आ जाएगी इसकी, A nobler woman than Mother Teresa was never born, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कंपैरेटिव से, किसमें, पॉजिटिव में। अच्छे खासे सेंटेंस से पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। I would sooner die than tell a lie, ठीक है, I would sooner die than tell a lie, मतलब मैं मर जाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं झूठ बोलता हूं, मतलब झूठ बोलने से पहले ही मैं क्या होगा, मर जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, आई वुड एज सून डाई एज टेल अ लाई, ठीक है।
तो ध्यान से समझ लीजिए इस सेंटेंस को भी, आई वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई, मतलब मैं झूठ बोलूं उसके पहले ही मैं क्या होऊंगा, मर जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, आई वुड एज सून डाई, ठीक है, मैं उतना जल्दी मर जाऊंगा जैसे ही मैं क्या बोलता हूं, झूठ बोलता हूं, ठीक है। तो एज सून एज का मतलब क्या है, जैसे ही डॉट डॉट वैसे ही, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं झूठ बोलता हूं वैसे ही क्या होऊंगा, मर जाऊंगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को अपन उसके सेंस वाइज चेंज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इंटरचेंज ऑफ डिग्री पूरी की पूरी आपको जो पढ़ाई है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव ले जाना, कंपैरेटिव से कंपैरेटिव ले जाना, सुपरलेटिव से पॉजिटिव लाना, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव लाना, किसी रूल रेगुलेशन से नहीं पढ़ाई है, ठीक है। किसी चीज को रूल बना के मैंने नहीं पढ़ाया है, बल्कि आपको उसकी मीनिंग के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ भी गया होगा और आप इन कामों को अपने ढंग से भी कर पाओगे। और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा जरूरी है आपको डिग्री के इंटरचेंज को अपने माइंड पे बैठाने के लिए। तो आपके पास भी जो सेंटेंसेस होंगे उन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करिएगा, इन्हीं आधार पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे जो मैंने आपसे बताए हैं। वादा है आपसे कि आप किसी भी सेंटेंस को मिस नहीं करोगे और हर सेंटेंस को आप आसानी से उसकी डिग्री पे चेंज कर पाओगे। ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है डिग्री के इंटरचेंज का, चाहे हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव की बात करें, चाहे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव की बात करें, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव की बात करें, सुपरलेटिव से पॉजिटिव की बात करें। मैंने आपको सारी चीजें विधिवत और सही ढंग से आपको समझा दी है। उम्मीद है आपने समझने का प्रयास भी किया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अब इसके डिग्री के अगले पार्ट में जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सीरीज का होगा, क्योंकि हमारी तैयारी तब तक अधूरी है जब तक हमें ये पता ना हो कि हमें इसके प्रश्न कैसे मिलेंगे और कैसे करना पड़ेगा। तो अगला जो आपका कॉन्सेप्ट आएगा वो डिग्री की क्वेश्चन सीरीज का आएगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स को, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस को, सेंटेंस को करेक्ट करने को, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पर भी बात करेंगे कि वो काम अपन कैसे कर पाएंगे। तो उस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए समझाए लिखाए जाएंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर पाओगे अगर आपने डिग्री के इन सारे वीडियो को अच्छे से देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आप हमारे सभी वीडियो को बेहतर ढंग से देखते रहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ये आशा है कि आप एजुकेशन के फील्ड में बेहतर करोगे और आप अपने ज्ञान को हमेशा इनहेंस करने का प्रयास करते रहोगे। धन्यवाद।